क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश लिटरेचर बुक बिहाइव की एक चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की सेकेंड हाफ की एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो 1 में हमने पैराग्राफ 1 से लेकर पैराग्राफ 6 तक पढ़े थे, समझे थे। तो बाकी सब पैराग्राफ जो बचा रहा पैराग्राफ 7 से लेकर आखिर तक उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पैराग्राफ 7 लिखा है, ही ऑल्सो फेल्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक whom he found to be a clever creature। ही ऑल्सो फेल्ड, उनको ये महसूस हुआ था, उनको मतलब आइंस्टाइन को ये महसूस हुआ था कि उनका स्पेशल इंटरेस्ट है, खास इंटरेस्ट है एक साथी स्टूडेंट में जिनकी नाम थी मिलेवा मारिक, वो एक गर्ल थी। whom he found to be a clever creature, जो उनको लगा कि ये लड़की एक चतुर प्राणी है, मतलब इंटेलिजेंट है। ऐसे ही होता है कि ज़्यादातर लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं होते हैं मर्दों के नज़र में, लेकिन इनको लगा कि ये लड़की थोड़ा इंटेलिजेंट है। दिस यंग सर्प हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। दिस यंग सर्प, मतलब ये जो आइंस्टाइन है ये सर्प जात के आदमी थे, तो इनको बोला गया है यंग सर्प। ये आए थे स्विट्ज़रलैंड क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जूरिच में है, जूरिच एक टाउन है स्विट्ज़रलैंड में, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है ये उन चंद यूनिवर्सिटी में से है यूरोप में जहाँ पर वुमेन भी अपना डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में औरतों को फैसिलिटी नहीं मिलता था पढ़ाई करने के लिए। आइंस्टाइन सॉ इन हर, आइंस्टाइन ने देखा उनमें, उनमें मतलब मिलेवा मारिक में, एन आली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, कि वो एक दोस्त हो सकते हैं उनका फिलिस्टाइन के खिलाफ। वो अकेले हैं, अकेले पड़े हुए हैं फिलिस्टाइन के खिलाफ। फिलिस्टाइन क्या है समझ लो, जो लोग म्यूजिक डांस कल्चर को पसंद नहीं करते हैं उनको फिलिस्टाइन बोला जाता है। दोज पीपुल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, और ऐसे लोग उनके परिवार में भी थे, आइंस्टाइन के परिवार में, फैमिली में, और जहाँ वो पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में वहाँ भी ऐसे फिलिस्टाइन किस्म के आदमी थे। विथ whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिन लोगों के साथ उनका मुसलसल झगड़ा होता था। और ये मिलेवा मारिक वो भी फिलिस्टाइन के खिलाफ थे। तो आइंस्टाइन ने देखा कि मिलेवा मारिक उनका साथी हो सकते हैं इस लड़ाई में। आगे देखते हैं। द कपल फेल इन लव, ये जोड़ी प्रेम में पड़े, प्यार में पड़े। लेटर सर्वाइव इन व्हिच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, आज भी उन दोनों के बीच जो खत दिया जनाना होता था वो खत आज भी है, जिनमें उन्होंने अपना अफेक्शन को यानी प्यार मोहब्बत को भाषा में लिखे हैं। मिक्सिंग साइंस, और उसमें उस खत में साइंस की बात भी है। विथ टेंडरनेस, साथ साथ एक दूसरे के प्रति जो टेंडरनेस, नरमीपन था, वो भी उनके खत में देखने को मिलता है। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लिखे थे उन खत में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। क्या लिखे थे, कितना खुश और फ़ख्र महसूस मैं करूँगा जिस दिन हम दोनों, हम अपने काम को, वो काम किसके ऊपर था, रिलेटिविटी के ऊपर, उस काम को जब हम एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर ले आएंगे, मतलब एक जीत की तरफ, एक विन विन पोजीशन में जब ले आएंगे तो हम दोनों कितने खुश होंगे, खासकर मैं खुश रहूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ 8। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 ईयर में उनका उम्र हो गया था 21, और इस उम्र में आइंस्टाइन ने अपना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और अनएम्प्लॉयड थे। फ़ौरन तो नौकरी नहीं मिलेगा, तो वो अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, ग्रेजुएशन के बाद एक शिक्षक सहायक के हिसाब से काम किए। गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेटली बच्चों को भी पढ़ाए। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन ए पेटेंट ऑफिस इन बॉर्न, और आखिरकार उनको एक जॉब यानी नौकरी मिल गया 1902 साल में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के हिसाब से, मतलब
जो तकनीक में माहिर होते हैं, ऐसी पोस्ट मिला। कौन सी ऑफिस में? पेटेंट ऑफिस में, मतलब लाइसेंस ऑफिस में, जहाँ एकस्व प्राप्ति होता है इन्वेंशन के मामले में। वो ऑफिस कहाँ है? बर्न में है। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। वो ऑफिस में क्या काम है? असेस करना, मतलब मूल्यांकन करना, आकलन करना दूसरे लोगों का इन्वेंशन को, यानी जो आविष्कार किए हैं, जो इजाद किए हैं, उनको असेस करना वहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट का काम होता है। जब आइंस्टाइन ये काम कर रहे थे तो वो भी अपने आइडियाज़ को सीक्रेट में डेवलप कर रहे थे, यानी दूसरे साइंटिस्ट है उनका इन्वेंशन को एक्सेस करने के साथ साथ वो सोच रहे थे कि मैं भी एक दिन साइंटिस्ट बनूंगा, मैं भी अपना इन्वेंशन बना के रहूँगा। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, ये बोला जाता है कि वो मजाकी अंदाज में बोले थे किसको? उनके डेस्क में जो ड्रॉअर है, यानी टेबल में जो ड्रॉ है, जिस ड्रॉ में इन्वेंशन का रिपोर्ट साइंटिस्ट लोगों का रखा जाता है, तो उसको वो एक बार बोले थे, यानी वो ड्रॉ को, यानी वो टेबल को क्या बोले थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी थियोरेटिकल फिजिक्स की ये टेबल है। पैराग्राफ 9 देखेंगे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो फेमस पेपर्स यानी रिसर्च पेपर 1905 में आया था, मतलब साइंस की दुनिया में, उनमें से एक फेमस पेपर था आइंस्टाइन का, और उनका रिसर्च पेपर था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। और उस रिपोर्ट में वो क्या लिखे थे? अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। वो उनकी रिपोर्ट में लिखे थे कि टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरत्व ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, इनका ओरिजिनलिटी नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। ठीक से समझो। इंडीड असल में दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, यानी दो घड़ी जिनका टाइम इक्वल है, बराबर है, वो कंटिन्यूअली सेम टाइम शो नहीं करेंगे अगर वो दोनों को एक जर्नी में भेजा जाए और उनमें से एक मूविंग फास्ट, वेरी फास्ट, ज़ोर से जर्नी करेगा दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो जर्नी के बाद दोनों घड़ी के टाइम बराबर नहीं आएगा, दोनों का टाइम अलग हो जाएगा। वो अपने रिपोर्ट में ये लिखे थे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इसी से दुनिया की मोस्ट फेमस फार्मूला निकला था जो डिस्क्राइब करता है क्या है रिलेशनशिप, क्या है मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन, जिसको कहते हैं E इज इक्वल टू mc²। इन मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, m स्टैंड्स फॉर मास एंड c फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तो रिलेटिविटी क्या है, एक मज़ेदार एग्जाम्पल दे के आइंस्टाइन ने समझाया था। देखो यहाँ लिखा है, व्हेन यू सीट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। जब तुम बैठोगे एक खूबसूरत लड़की के पास 2 घंटे तक, तो तुमको लगेगा कि 2 मिनट हुआ है। व्हेन यू सीट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, एक गर्म तावा के ऊपर अगर तुमको बैठा दिया जाए 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 hours, और तुमको लगेगा कि मैं 2 घंटा बैठ गया। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी, इसी को कहते हैं रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था। तो चलो देखते हैं पैराग्राफ 10। लिखा है, व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। जब आइंस्टाइन सॉल्व कर रहे थे मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन को फिजिक्स में, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरावेलिंग। उनका अपना जीवन, अपना जिंदगी अनरावेल यानी टूट रहा था, झगड़ा हो रहा था अपने लाइफ में। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़। अल्बर्ट चाहते थे वो मैरिज कर ले वो जिनके साथ उनका प्रेम संबंध था, मिलेवा मैरिक को, ठीक है, अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनके माँ इसके खिलाफ थे, शादी के खिलाफ।
शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। वो सोचती थी कि मिलेवा मारिक 3 साल उम्र में ज़्यादा है अपने बच्चे से, इसलिए वो टू ओल्ड हो जाएगी, यानी ज़्यादा उम्र वाली हो जाएगी उनके लिए। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस। सिर्फ यही सोच नहीं था उनके दिमाग में, और दूसरा सोच था क्या कि वो भी इंटेलिजेंट थी, वो मिलेवा मारिक। इसीलिए उनकी माँ बॉदर्ड थे, यानी चिंतित थे कि ये लड़की मेरे बेटे से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उन्होंने बोली थी, सी जे बुक लाइक यू, वो भी तो तेरी तरह बुक की तरह है, तू जैसा बुक को पकड़ के बैठता है वो भी बैठती है। हिज मदर सेड, उनकी माँ बोली थी एक बार। सो आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसीलिए आइंस्टाइन ने अपना वेडिंग यानी शादी घर ऑफ कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया कुछ दिनों के लिए। पैराग्राफ 11 देखेंगे। देखो लिखा है, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। ये जो जोड़ी आखिरकार शादी कर लिए जनवरी के महीने में 1903 साल में। एंड हैड 2 sons, उनका 2 बेटा भी हुआ। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फाल्टर्ड, और ये शादी लड़खड़ाना शुरू हुआ, यानी झगड़ा होना शुरू हुआ। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। इसी बीच, यानी शादी के बाद कुछ साल बाद, मिलेवा मारिक का जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, मतलब उनका जो अभिलाषा था कि वो भी एक साइंटिस्ट बनेगी, वो लॉस हो रहा था, यानी टूट रहा था। और वो एक हाउसवाइफ बनकर रह रही थी घर में, इसको लेकर वो अनहैप्पी थी, ना खुश थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, इसी बात को लेके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइटिंग यानी झगड़ा होता था लगातार। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और 1919 साल में, यानी शादी के 16 साल बाद ये कपल, ये जोड़ी डाइवोर्स हो गए, यानी तलाक ले लिए। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन शादी कर लिया अपने कजिन को उसी साल में। पैराग्राफ 12 देखेंगे। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और आइंस्टाइन का जो पर्सनल न्यू चैप्टर शुरू हुआ, नई जिंदगी नई सदी के बाद, ये सपोर्ट किया उनका जो कोशिश था वर्ल्ड फेमस बनने में, एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बनने में, उनको ये कोइंसाइड किया, यानी सपोर्ट किया, हालत सपोर्ट किया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 साल में उन्होंने पब्लिश किया था अपना एक और रिसर्च पेपर, जिनका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्हिच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। इस रिपोर्ट में ग्रेविटी यानी माध्याकर्षण शक्ति को लेके एक नई व्याख्या दिया था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ, और एक जो एक्लिप्स हुआ था सन का, यानी सूर्य ग्रहण हुआ था 1919 में, ये प्रमाण ले आया कि उनका जो रिपोर्ट रिसर्च है ये एक्यूरेट है, सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टाइन ने ठीक तरीके से हिसाब लगाया था एडवांस में। क्या हिसाब लगाया था? द एक्सटेंट टू व्हिच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी सूर्य की माध्याकर्षण फील्ड में, एरिया में कोई फिक्स स्टार से लाइट जब आएगा और वो डिफ्लेक्ट होगा, वो किस हद तक, यानी किस एक्सटेंट तक वो डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब मोड़ कर जाएगा, उसका एक्यूरेट हिसाब वो एडवांस लगाए थे उस रिसर्च पेपर में। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। जो सब न्यूज़पेपर उस टाइम के थे उन्होंने प्रोक्लेम किया, यानी प्रचार किया कि उनका ये जो रिसर्च वर्क है ये एक साइंस जगत में एक रिवोल्यूशन है, एक विप्लव है। पैराग्राफ 13 देखते हैं। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइज़, 1921 में। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके ऊपर शावर हुआ था क्या? सम्मान और इन्विटेशन सारी दुनिया से। लॉर्डेड बाय द प्रेस, और न्यूज़पेपर दुनिया उनको लॉर्ड किया था, मतलब प्रशंसा किया था उनका। पैराग्राफ 14 देखेंगे। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। नाजी समझते हो, एक पॉलिटिकल पार्टी जो जर्मनी में था, जिसका हेड थे एडल्फ हिटलर, वो आ गया पावर में 1933 में।
आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टाइन उनसे नफरत था क्योंकि वो कम्युनल पार्टी था। जब वो कम्युनल पार्टी आ गया पावर में तो आइंस्टाइन ने एमिग्रेट कर लिया, यानी देश छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए, यूएसए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। उनके इमिग्रेशन के 5 साल बाद बर्लिन मतलब जर्मन की शहर में डिस्कवरी कर लिए वहाँ के साइंटिस्ट। क्या डिस्कवरी कर लिए? न्यूक्लियर फिजन मतलब परमाणु विखंडन, उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो करके। तो इससे क्या हुआ, जो सब अमेरिकन फिजिक्स थे मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट थे फिजिक्स दुनिया में, वो एक अपरोर में मतलब एक हंगामा शुरू किए कि ये लोग एटम बम बना सकते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट है उनमें से कुछ काम करते थे जर्मनी में। जब फासिज्म आ गया मतलब कम्युनल रिजिम आ गया, कम्युनल गवर्नमेंट आ गया जर्मनी में, वो भी जर्मनी छोड़कर अपने देश में लौट आए थे, जस्ट आज आइंस्टाइन हैड, जैसे आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। उनको ये डर था कि अब ये नाजी लोग यानी एडोल्फ हिटलर के पार्टी लोग बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं एटम बॉम्ब। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 15। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole fort together with some of the surrounding territory। मीनिंग देखो, एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग मतलब एक दोस्त के रिक्वेस्ट के हिसाब से, उनके एक साथी लोग जो उनके साथ काम करते थे उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से आइंस्टाइन ने लिखा एक खत किसके पास? यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। वहाँ प्रेसिडेंट तब थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब लिखे थे? अगस्त महीने 2 तारीख 1939 में। इन हुई ही वार्नड, जिस लेटर में उन्होंने वार्निंग दिए थे मतलब सतर्क किए थे प्रेसिडेंट को कि इसी टाइप का एक बम यानी ये एटम बम अगर एक्सप्लोड कर लिया कोई पोर्ट में, बंदर में, तो ये अच्छी तरीके से वो सारे पोर्ट को बर्बाद करने के साथ साथ उसका सराउंडिंग टेरिटरी, सराउंडिंग एरिया को भी, आसपास के एरिया को भी बर्बाद करके रख लेगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनका ये जो बात, जो ख़त में वो वार्निंग दिए थे, वो फेल नहीं हुआ, वो एक्यूरेट साबित हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। जर्मनी लोग अपना एटम बम बनाकर किसी के ऊपर डालने से पहले ये अमेरिका वाले चुपके से एटम बम बना लिए सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत उनका, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उस बम को ला के डाल दिए जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त के महीने में 1945 में। तो जापान के ऊपर क्यों डाले? कि ये जापान जर्मनी का दोस्त था तब। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 16। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो डिस्ट्रक्शन बर्बादी हुआ वो 2 शहर में, उसका एक्सटेंट, उसका क्वांटिटी, उसका एरिया देखकर आइंस्टाइन डीपली सेकन मतलब अंदर से वो हिल गए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। दूसरा खत वो अमेरिका प्रेसिडेंट के पास नहीं लिखे, वो तो बेईमानी किए, वो एक खत लिखे यूनाइटेड नेशंस के पास यानी जाति संघ को लिखे। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उस लेटर में आइंस्टाइन ने प्रपोज किए थे, प्रस्ताव दिए थे कि एक फॉर्म किया जाए, गढ़ा जाए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि एक कंट्री गवर्नमेंट आपस में दुश्मनी करके लड़ाई करते हैं, बम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। तो सारे गवर्नमेंट जितने हैं दुनिया में सबको तोड़ के एक गवर्नमेंट बनाया जाए, दुनियाई गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जो पहली वाली खत रूजवेल्ट को लिखा गया था उसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक इसी तरह इसी खत का कोई असर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर नहीं पड़ा, मतलब उनके खत के हिसाब से कोई काम नहीं किया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, लेकिन नेक्स्ट डिकेड मतलब आइंदा 10-15 साल में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन वो आइंदा आगे वाले फ्यूचर की 10-15 साल में पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। वो एजिटेट किए मतलब विरोध किए, विप्लव किए, आंदोलन किए कि ये जो आर्म बिल्डअप चल रहा है कंट्री के बीच में, अस्त्र बनाने की कंपटीशन चल रहा है, उसको एंड किया जाए।
यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन, इस कैंपेन में वो अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ किए क्योंकि वो फेमस थे। वो कैंपेन किसके लिए था? फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, पीस और डेमोक्रेसी के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ 1955 में, उनका एज तब था 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड, लोग उनको याद किए एक विजनरी के हिसाब से, मतलब एक फ्यूचर देखने वाला आदमी के हिसाब से उनको याद किए। वर्ल्ड सिटीजन, ये कोई देश का नागरिक नहीं था, किसी कंट्री का सिटीजन नहीं था, ये आदमी वर्ल्ड का सिटीजन था। आज मच आज ए साइंटिफिक जीनियस, वो जितना साइंटिफिक जीनियस था, एक फेमस साइंटिस्ट जिस तरह था, वो इसी तरह के फेमस सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड था। तो यहाँ तक हमने सेकेंड हाफ को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो सारे क्वेश्चंस है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।